आज आप लोगों का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा संगठन के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से आपका सेक्शन 2 है, उससे देखे हैं एक न एक क्वेश्चन आया ही है। इसमें सबसे पहले हम लोग जाने जो संगठन के बारे में कुछ और जाने। संगठन एक ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा जो हमारे बिजनेस यूनिट हैं, जिसे उपक्रम कहें या इंटरप्राइज कहें, उसमें जितने भी व्यक्ति संलग्न होते हैं यानी कार्यरत होते हैं, तो उन कार्यरत व्यक्तियों के कार्यों एवं उनके संबंधों की व्याख्या करता है। जो जितने भी व्यक्ति संगठन में कार्यरत हैं, सभी के आपस में क्या संबंध रहेगा। संबंध का मतलब यहाँ किसके आदेश से कौन से कर्मचारी काम करेंगे, उनके अधिकार, कर्तव्य इत्यादि जो बातें होती है, इसके संबंध से। हमारा जो संगठन है वह एक साधन है, मीन्स है, न कि यह एक मेरा साध्य है जिसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। यह एक साधन है जिसके द्वारा हम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं और उसमें सफल होते हैं। इसलिए संगठन की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए एंड्रयू कारियो ने लिखा है, उन्होंने लिखा है, टेक अवे आवर फैक्ट्रीज, यानी हमारे कारखाने ले लो, टेक अवे आवर ट्रेड, आवर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आवर मनी, लीव नथिंग बट आवर ऑर्गेनाइजेशन, एंड इन 4 years वी शैल हैव री-एस्टैब्लिश्ड आवर सेल्व्स। कहा मेरा सब कुछ ले लो, मेरा संगठन ले छोड़ करके मेरे फर्नीचर ले लो, ट्रांसपोर्टेशन ले लो, जितने भी हमारे संपत्ति हैं वो भी ले लो, फर्नीचर भी ले लो, लेकिन मेरे संगठन को तुम छोड़ दो। अगर संगठन हमारे पास रह गया तो 4 साल के अंदर मैं पुनः अपने को स्थापित कर लूँगा। ये इनकी महत्ता यानी संगठन की महत्ता यहाँ स्पष्ट होती है। अगर मेरा अच्छा संगठन है वो अगर केवल बरकरार रहे तो और जितने भी हमारे साधन हैं प्रोडक्शन के, वह संगठन से ही सही रूप में आ जाएगा। संगठन के आकार या प्रारूप का जहाँ तक सवाल है, इसमें श्री फ्रैंक ने इसके 3 प्रारूपों का वर्णन किया है इसके, लेकिन वैसे इसके जो 6 प्रकार के हैं, वैसे ये 6 प्रकार के हैं, लेकिन श्री फ्रैंक ने यहाँ 3 प्रकार के संगठन को बताया है, जिसमें पहला है लाइन और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, रेखा अथवा सैनिक संगठन। दूसरा है स्टाफ एंड लाइन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कर्मचारी एवं लंबवत संगठन। तीसरा है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, क्रियात्मक संगठन। चौथा है कमिटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम समिति संगठन कहते हैं। और 5वां है इंटर यूनिट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, अंतर इकाई प्रशासन संगठन। और 6ठा है लेटरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी पार्श्व संगठन। इस तरह ये 6 तरह के संगठन है। इसमें पहला जो है, जिसको हम कहते हैं लाइन और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, रेखा संगठन, इसके कई नाम है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं,
मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, एस्केलर ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। एस्केलर का मतलब होता है सोपान, जिसको कहते हैं सौंपना, कार्यभार सौंपना। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब इसके पर्यायवाची शब्द हैं। किसका? तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन का। यह संगठन की सबसे सरल एवं पुरानी पद्धति है। संगठन की यह सबसे पुरानी पद्धति है। इसमें कार्यों का विभाजन, जो डिवीजन ऑफ वर्क जो करते हैं, इसमें कार्यों का विभाजन कई स्वतंत्र विभागों में किया जाता है। अलग अलग जो विभाग हम रखते हैं सब स्वतंत्र होता है। जैसे सेल हुआ, परचेज हुआ, प्रोडक्शन हुआ, सेवी वर्गीय कर्मचारी प्रबंध हुआ, तो सभी विभाग जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, उसमें हम कार्यों का विभाजन करते हैं। इसमें अधिकारों का प्रवाह, जो अधिकार जो दिया जाता है, अधिकारों का प्रवाह उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर आता है। यानी जो वरीय कर्मचारी है वह अपने जूनियर कर्मचारी को ये अधिकार देते हैं और अधिकारों का प्रवाह एक प्रवाह की तरह आता है, फ्लो की तरह। और जो उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर, निम्न स्तर से ऊपर की ओर होता है। इसमें ऊपर से नीचे की ओर एक रेखा बनती है, इसलिए एक रेखा बन जाती है ऊपर से नीचे की ओर। इसी कारण इसे हम लाइन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत कर्मचारियों के जो अधिकार हैं और उसके लायबिलिटीज़ हैं, दायित्व हैं, सबको आपस में मिला करके कड़ियाँ बन जाती है। कड़ी, एक कड़ी दूसरे से जुड़े रहते हैं। संगठन में बताए थे यह एक फूल की माला की तरह है और इसमें कार्यरत कर्मचारी अलग अलग फूल हैं, जिसको धागे में पिरो करके एक माला का समूह दे देते हैं, तो यह मेरा संगठन हो जाता है। इसी तरह ये संगठन के अंतर्गत जितने भी कार्यरत कर्मचारी हैं, उसको इस तरह से उसके अधिकार, कर्तव्य, उत्तरदायित्व में बांध करके एक हम कड़ी तैयार कर लेते हैं और उसे एक दूसरे को हम जोड़ देते हैं। इसकी परिभाषा देते हुए श्री एलन ने लिखा है, रेखा आदेश की वह श्रृंखला है जो संचालक मंडल के विभिन्न प्रत्यायोजनों एवं पुनः प्रत्यायोजनों द्वारा अधिकारों एवं दायित्वों को उस बिंदु तक पहुंचाती है जहां तक कि कंपनी की प्राथमिक क्रियाओं को पूरा किया जाता है। कंपनी मतलब बिजनेस यूनिट से है। यहाँ ये प्रत्यायोजन यानी भारार्पणकरण किया जाता है। वरीय कर्मचारी अपने निम्न कर्मचारी को और निम्न कर्मचारी ऊपर वाले कर्मचारी के आदेश मानते हैं और उसके प्रति वो जवाबदेह होते हैं। तो यह एक अधिकार दायित्व जो है आपस में स्टाफ के बीच, उसको इस तरह से जोड़ता है जो कंपनी के जो प्राथमिक कार्य जो है, हमारी प्रारंभिक क्रियाएं हैं, वह आसानी से और सुगमतापूर्वक होती रहता है। पुनः इसकी परिभाषा आर.सी. डेविड ने लिखा है, जो रेखा संगठन अधिकारियों और क्रियाशील व्यक्तियों के बीच वह क्रम व्यवस्था है। क्रम मतलब क्रमशः होता है ना। अब जैसे शेयर होल्डर हुआ, जो कंपनी के ओरिजिनल मालिक है, उसके बाद आ गया मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके बाद आ गया डिपार्टमेंटल हेड, तो ये एक कड़ी की तरह बन जाती है। इसलिए यहाँ का रेखा संगठन अधिकारियों और क्रियाशील व्यक्तियों के बीच यह एक क्रम व्यवस्था है जो कि संस्था के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी से जो नीचे स्तर के जो प्रारंभिक कर्मचारी है कि इसके बीच ये संबंधों की व्याख्या करता है, संबंधों को प्रदर्शित करता है। कौन कर्मचारी किसके प्रति उत्तरदायित्व होगा और कौन किसको आदेश देगा। आदेश में भी एक रूपता हो। एक कर्मचारी को एक ही सीनियर
अधिकारी से आदेश मिले किसी कार्य को करने के लिए। इन परिभाषाओं आदि के आधार पर हम रेखा संगठन की निम्नलिखित विशेषताएं देखते हैं। पहला है, यह आदेश ऊपर से नीचे की ओर और निवेदन नीचे से ऊपर की ओर जाता है। ऊपर से आदेश आता है और नीचे से निवेदन किया जाता है। दूसरा, आदेश केवल एक ही पदाधिकारी से मिलता है। जो भी हमने बोला, एक कर्मचारी को एक ही सीनियर कर्मचारी काम करने का आदेश देगा। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किस प्रकार करना है, इस बात कौन बताएगा? जो उसके सीनियर कर्मचारी हैं वो बताएंगे, लेकिन एक ही कर्मचारी बताएंगे। अधिकार सत्ता एक सीधी रेखा के क्रम में प्रवाहित होती है, इसलिए ऊपर से नीचे एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है, जो आदेश देने का और निवेदन करने का। तो इसलिए इस कारण से यह एक कहा गया है, जो स्ट्रेट लाइन बन जाता है, सीधी रेखा, इसलिए स्ट्रेट लाइन संगठन के नाम से भी हम जानते हैं। प्रत्येक कर्मचारी को अपने निकटतम अधिकारी से आदेश मिलता है, जो उसके सामने है, निकट है। ये नहीं जो बीच में छोड़ करके, अब अगर फोरमैन है तो फोरमैन को आदेश कौन देगा? सुपरिटेंडेंट देगा। ये नहीं जो डिपार्टमेंटल हेड से लेगा। निकटतम कर्मचारी फोरमैन का सुपरिटेंडेंट हुआ, और सुपरिटेंडेंट का निकटतम हो गया कौन? जो डिपार्टमेंटल हेड है। तो ये यहाँ कहने का मतलब है, प्रत्येक कर्मचारी को अपने निकटतम अधिकारी से ही आदेश प्राप्त होती है। एक पदाधिकारी के नियंत्रण में अधीनस्थों की संख्या रेखा पद्धति के अंतर्गत जो अधीनस्थ होते हैं, उसके असिस्टेंट जो होते हैं, वे सीमित मात्रा में रहते हैं, और यहाँ पर आपस में समन्वय की, कोऑर्डिनेशन की सुविधा रहती है। यानी एक ऐसा तालमेल कर्मचारियों के बीच रहता है, जो किसी भी परिस्थिति में कोई भी अगर प्रॉब्लम आया तो आपस में वे बातचीत करके सारी समस्याओं का समाधान तुरंत ढूंढ लेते हैं। यह जो पद्धति है यह सरल है, इसलिए इसका क्रियान्वयन करना भी आसान होता है। प्रत्येक अधिकारी अपने तुरंत बड़े अधिकारी के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। जो भी वरीय अधिकारी हैं उनसे भी जो बड़े होंगे उनके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। और संपूर्ण संगठन जो बताएं एक जंजीर की तरह होती है, क्योंकि संगठन में कार्यरत सभी कर्मचारी वह एक कड़ी की तरह है, और जिसका प्रत्येक कर्मचारी एक लड़ी है उस कड़ी का। जहाँ तक इसके स्कोप या सूटेबिलिटी का सवाल है, तो यह बड़े आकार के संगठन के लिए उपयुक्त नहीं है। यह जो है, इकाई का आकार बहुत बड़ा नहीं हो सकता है। यहाँ सीमित जो आकार रहेगा व्यावसायिक संगठन का, वहीं पर ये सफल होता है। जो अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या भी अधिक नहीं रखा जाता है। जब संगठन का आकार ही छोटा रहेगा तो स्वाभाविक है उसमें कार्यरत कर्मचारियों की संख्या भी सीमित मात्रा में ही रहती है। जो इनके अलग अलग इकाई विभाग में जो कार्य का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, डिवीज़न किया जाता है, तो इकाइयों का सरलतापूर्वक हम विभाजन करते हैं। विभाजन जो कार्य का करते हैं कर्मचारी की योग्यता के अनुसार करते हैं। जो कर्मचारी जिस कार्य को करने में योग्य होता है उसको योग्य उसी प्रकार का काम सौंपते हैं। कार्य में समन्वय की प्रकृति रहती है। जब तक समन्वय नहीं रहेगा तो संगठन का काम सही रूप से चल ही नहीं सकता है। इसलिए प्रत्येक कर्मचारी में को इस तरह से समन्वित किया जाता है ताकि किसी भी तरह की समस्या हो तो आसानी से उसका समाधान ढूंढ करके सभी कर्मचारी तक पहुंचाया जाए। और संगठन में अनुशासन जरूरी है। कहा गया है अनुशासन ही देश को महान बनाता है। अनुशासनहीन कर्मचारी के कारण संगठन चरमरा जाता है। इसलिए हमेशा कर्मचारियों को अनुशासित रहना चाहिए और अनुशासन के अनुसार ही काम करनी चाहिए। इस कारण जो श्रम है और प्रबंध है, यानी कर्मचारी है और जो उसके पदाधिकारी हैं, उसके बीच अच्छा तालमेल रहता है, जिससे
सभी तरह की समस्या का समाधान क्विकली और करेक्टली हो जाता है। फिर रेखा संगठन को दो भाग में बांटा गया। एक है प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कहते हैं शुद्ध रेखा संगठन, और दूसरा है डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन, यानी विभागीय रेखा संगठन। जो प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंतर्गत किसी एक स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति की क्रियाएं समान होती है। यहाँ कहा गया है सिंपल लाइन ऑर्गेनाइजेशन में जो कार्यरत कर्मचारी जो हैं उसके काम इक्वल रहेंगे, समान रहेंगे, यानी एक ही तरह का उत्पादन किया जाएगा। उत्पादन में विभिन्नता नहीं होगी। जब ये विभिन्नता होगी तो एक समान काम नहीं होगा, तथा प्रत्येक क्रिया समूह अपने आप में एक पूर्ण इकाई होती है। अब कर्मचारियों का अलग अलग टोली बना दिए, अब अपना अपना टोली सब अपना उत्पादन कर रहा है, एक तरह का उत्पादन कर रहा है, लेकिन सब अपने आप में स्वतंत्र भी है, किसी तरह का उस पर प्रतिबंध नहीं है। स्वयं को सौंपे गए कार्य को करने की पूर्णतः समर्थ होती है। कहने का अभिप्राय है सभी कर्मचारी सक्षम है, उसको जो काम सौंपा गया है, जितना काम सौंपा गया है, जितने समय में करने के लिए किया गया है, वह प्रायः उस काम को अपने निश्चित समय में करने में भी सक्षम होते हैं। इनका वर्गीकरण नियंत्रण की सुविधा से होता है। अब हम क्लासिफाई जो करते हैं अलग अलग कर्मचारियों की टोली को, तो उसमें उसको नियंत्रण करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो मैनेजमेंट का अंतिम काम है, उसका एक ढंग से हम क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी सिमिलरिटी के आधार पर एक ग्रुप बनाते हैं, जिस ग्रुप में वे अपने आप को ज़्यादा इजी समझते हैं, असक्षम होते हैं। लेकिन व्यवहार में ऐसा जो है उपक्रम देखने में प्रायः कम मिलता है, सैद्धांतिक रूप में है। दूसरा है विभागीय रेखा संगठन, जिसको हम लोग कहते हैं डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन। इसे हम स्केलर ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, सैनिक संगठन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत जो उपक्रम है, इंटरप्राइजेज है, उसको कई विभागों में बांटते हैं जो अपने आप में पूर्ण होता है, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट। सबको अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट देते हैं। सभी अपने आप में ये स्वतंत्र होते हैं और प्रत्येक विभाग का प्रमुख जो अलग अलग विभाग बनाए, सेल है, परचेज है, पर्सनल है, उसका जो हेड होता है उसे विभागीय प्रबंधक कहते हैं। डिपार्टमेंटल मैनेजर कहते हैं, जैसे परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, पर्सनल मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर। और आदेश का प्रवाह भी यहाँ ऊपर से नीचे की ओर होता है। ये जो पद्धति है यह बिल्कुल सरल है। आसानी से हम संगठन की इस प्रारूप को अपना लेते हैं। इसमें कार्य का विभाजन योग्यता के अनुसार होता है, जो जटिल नहीं है। यहाँ कार्यरत कर्मचारी अनुशासित रहते हैं और प्रत्येक कर्मचारियों को क्या अधिकार दिया गया है वह भी स्पष्ट कर दिया जाता है। यहाँ कर्मचारियों पर प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्टली उसको कंट्रोल किया जाता है। इसमें इसलिए ये गुण भी दिखाई देता है। और सबको जो एक धागे में हम पिरो देते हैं तो यहाँ एकीकृत भी देखने को मिलता है। सब संगठित रहते हैं और निर्णय लेने में भी सुविधा होती है। यानी मैनेजमेंट अगर कोई डिसीजन लेता है तो आसानी से डिसीजन लेते हैं और तुरंत ऊपर से नीचे तक के कर्मचारियों का उसका कम्युनिकेशन भी कर देते हैं। अगर कोई कर्मचारी अपने कार्य के प्रति लापरवाही बरतता है
और लापरवाही सिद्ध होने पर ऐसे कर्मचारियों को उचित दंड भी दिया जाता है। उसके जो लायबिलिटीज़ हैं उसका भी निर्धारण कर दिया जाता है, और अधिकारों की जो प्रवाह है वो तो ऊपर से नीचे की ओर होता है। सबसे बड़ी बात है यहाँ अफसरशाही या लाल फीताशाही देखने को नहीं मिलता है जो बड़े बड़े संगठन में होते हैं। संवहन की सुविधा भी विद्यमान रहती है और कर्मचारियों का दायित्वों का विभाजन भी उनके द्वारा सौंपे गए कार्य के अनुसार किया जाता है। हम जिसको जो कार्य सोचे हैं, सौंपा गया है, काम करने के लिए दिया गया है, उस काम में अगर लापरवाही बनेगा तो काम के अनुसार भी उसको जवाबदेही ठहराया जाता है। लेकिन फिर भी कुछ विद्वानों ने इस पद्धति की आलोचना की है। आलोचना करते हुए उन्होंने जो अपना तर्क दिया है वह कहा कि एक तंत्रीय पद्धति है। एक तंत्रीय पद्धति का मतलब हुआ जो सारी सत्ता जो है संगठन का वह एक ही व्यक्ति के हाथ में रहता है। वह व्यक्ति मनमाना भी कर सकता है, अपनी बात दूसरों पर थोप भी सकता है, ऐसा शंका किया गया है। और यहाँ पर विशिष्ट स्पेशलाइजेशन की उपेक्षा की गई है। स्पेशलाइजेशन, जब ये काम का डिवीजन होता है, अयोग्य व्यक्ति को योग्य काम देते हैं तो वो काम को करते करते वो स्पेशलाइज पर्सन हो जाता है उस काम के प्रति, यह विशिष्टीकरण है। लेकिन आलोचना करते हुए कहा कि ऐसा नहीं होता है। कर्मचारियों को अलग अलग टोली में हम अनावश्यक रूप से भेजते रहते हैं जहां एक जगह नहीं स्थिर रहने के कारण वह उस काम में विशिष्टीकरण को हासिल नहीं कर पाता है। तीसरी आलोचना की है जो इस संगठन में सही जानकारी का अभाव होता है। जो क्या हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस सब की जो जानकारी जो है वह गोपनीय रहती है, इसलिए सही जानकारी मिलना कठिन होता है। और प्रबंध में लोचहीनता का अभाव है, फ्लेक्सिबिलिटी जो कहते हैं। प्रबंध इतना सख्त होता है जो अपने लिए गए निर्णय को वो बदलने के लिए तैयार नहीं है, इसका मतलब लोचहीनता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो ये कहा गया है इस पद्धति में लोचहीनता यानी फ्लेक्सिबिलिटी का अभाव रहता है, बशर्ते कि इस डायनामिक युग में प्रबंध की नीति हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी यानी लोचपूर्ण होना चाहिए। आकार बढ़ने पर कठिनाई, ये पहले ही बताएं जो छोटे या मध्यम वर्ग के जो इंटरप्राइजेज हैं वह उसके लिए सूटेबल है। लेकिन जो बड़े आकार के संगठन है यहाँ ये फेलियर होते हैं, वहाँ ये सफल नहीं होते हैं, इसलिए बड़े आकार के संगठन के लिए ये उपयुक्त नहीं है। कहा गया है इस पद्धति में जो फोरमैन होते हैं, निम्न वर्गीय अधिकारी कहा जाए, फोरमैन के नीचे सारे लेबर होते हैं, तो फोरमैन जो होते हैं उस पर कार्यभार अधिक होता है, उनके एक पर कार्यभार अधिक होता है, यानी अनावश्यक कार्यभार होता है जो नहीं होना चाहिए। कहा इस पद्धति में पक्षपात का भी भय रहता है। किसी कर्मचारी के साथ पक्षपात किए, पक्षपात मतलब हुआ किसकी सामान्य गलती हुई तो उसको छोड़ दिए, और कोई दूसरा कर्मचारी सामान्य गलती भी किया तो उसको पनिशमेंट दे दिए, यानी एक ही पैमाने से सभी कर्मचारियों को नहीं देखे, तो ये पक्षपात कहलाता है। और किसी भी प्रकार के निर्णय लेने में भी इस कठिनाई में असुविधा होती है। दूसरा जो है कर्मचारी एवं लंबवत संगठन, जिसको कहते हैं स्टाफ, ये बताएं स्ट्रेट लाइन में दो हो गया, एक हुआ प्योर लाइन स्ट्रेट लाइन शुद्ध रेखा पद्धति और दूसरा कर्मचारी रेखा पद्धति। अब बता रहे हैं कर्मचारी एवं लंबवत संगठन, इसको कहते हैं स्टाफ एंड लाइन ऑर्गेनाइजेशन। यह संगठन का दूसरा प्रकार है।
रेखा संगठन जो हम लोग अभी जिसका डिस्कस किए, उसके दोषों को दूर करने के लिए ही इस संगठन का निर्माण किया गया, यानी कर्मचारी एवं लंबत संगठन का निर्माण हुआ। इस प्रणाली में कार्य विभाजन, जो कार्य का जो डिवीजन करते हैं विभागों में, और उत्तरदायित्व का विभाजन लंबवत में होता है। उत्तरदायित्व और अधिकार दोनों का विभाजन कर देते हैं, लेकिन विभागीय प्रमुखों के साथ यहाँ एक चीज़ है कि जो विभाग के, हर एक विभाग के डिपार्टमेंटल के जो अध्यक्ष हैं, हेड हैं, उसके साथ साथ एक तकनीकी विशेषज्ञ को नियुक्त किया जाता है। वो तकनीकी विशेषज्ञ जो है वो साइंटिफिक ढंग से संस्था के हर एक कार्यों का विश्लेषण करता है। अब विश्लेषण करने के बाद वह निर्णय लेता है जो कौन सा कार्य उचित है और कौन सा अनुचित है, संगठन के कार्य को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, और इस काम के लिए वो क्या करता है, प्रत्येक जो पदाधिकारी होते हैं विभाग के, उनको ये परामर्श देते हैं। इनका काम सारी समस्याओं का विश्लेषण करके पदाधिकारी को अपना क्या कहते हैं, जो विश्लेषण के आधार पर अपना उनको उनके पास प्रपोजल रखना है, उनको समझाना है कार्य के संबंध में। और विशेषज्ञों का कार्य, इसका काम सलाहकारी होता है। यह केवल सलाह देते हैं और ये प्रबंधकारी नहीं होता। ये अपने कार्य को मनाने के लिए पदाधिकारी को बाध्य नहीं कर सकते हैं, केवल सलाह अपना एक रख सकते हैं, प्रपोजल दे सकते हैं, ये बेस्ट होगा, और अपने साइंटिफिक आर्गुमेंट भी देते हैं जो इस आधार पर हमने ये इस तरह की सलाह आपके सामने रखा है। इसमें जो विशेषज्ञ हैं, जो अधिकारी सोचते हैं एवं परामर्श देते हैं, तथा लाइन अधिकारी कार्य करते हैं। लाइन जो अधिकारी है वो उसका काम करना है, और ये इसका काम क्या है, परामर्श देना है। जो विशेषज्ञ अधिकारी होते हैं इसका काम केवल परामर्श देना है अपना, और काम जो है वह लाइन अधिकारी ही करेंगे। इसकी परिभाषा देते हुए लुई ए एलन ने लिखा है, लाइन का आशय संस्था में उन पदों एवं तत्वों से है जो उपक्रम के उद्योगों को पूरा करने के लिए उत्तरदायित्व है। जो हमारा इंटरप्राइजेज है उसका जो उद्देश्य निर्धारित किया गया है, उस उद्देश्य को प्राप्त के लिए जो हम संगठन की रचना की है, उसके लिए जो पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं, लाइन पदाधिकारी, वे उसके लिए उत्तरदायित्व हैं। स्टाफ का आशय उन पदों एवं तत्वों से है जो लाइन अधिकारी को अपने उद्देश्यों की पूरा करने के लिए आवश्यक परामर्श देते हैं। उसके साथ विभागीय हेड के साथ जो व्यक्ति की नियुक्ति की गई, उसका काम केवल परामर्शदात्री की तरह है। मूरे ने इसी बात को अपने शब्दों में लिखा है, संगठन में स्टाफ या कर्मचारी से आशय सहायता प्रदान करने से है, जो निर्देशन से भिन्न है। यह डायरेक्शन निर्देशन नहीं देता है, वह केवल अपना परामर्श देता है। इसीलिए रेखा अधिकारी स्टाफ के परामर्श मानने को बाध्य नहीं होता है। वो चाहे तो इसके परामर्श को मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। वह अपनी परामर्श को मनवाने के लिए इन्हें बाध्य नहीं कर सकता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे हो गया अंशधारी शेयर होल्डर, जो इंटरप्राइजेज के मालिक होते हैं। उसके नीचे आ गया संचालक मंडल, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी कहते हैं। उसके नीचे आ गया जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर को अनुसंधान अधिकारी या कहिए जनसंपर्क अधिकारी, ये विश्लेषण के आधार पर उनको परामर्श देते हैं। फिर इनके अंतर्गत जो विभाग है, सेबी वर्गीय मैनेजर,
जो पर्सनल मैनेजर कहते हैं, फाइनेंस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर। फिर उत्पादन के अंतर्गत उत्पादन नियंत्रक मैनेजर, प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर, और मशीन टेक्नोलॉजी को देखने के लिए मशीन सेवा मैनेजर। विक्रय विभाग में विक्रय के कार्यों को यानी विक्रय को बढ़ाने के लिए विज्ञापन मैनेजर या विक्रय लाइन मैनेजर की नियुक्त होते हैं। फिर उसके नीचे फैक्ट्री मैनेजर, विक्रय मैनेजर, निर्यात, अगर आयात निर्यात का काम करता है तो निर्यात मैनेजर, और अपने घर में अगर माल बेचते हैं तो क्या कहते हैं गृह विक्रय मैनेजर। फिर उसके नीचे फोरमैन होते हैं। इस हिसाब से अलग अलग उसका हम टोली कार्यों का विभाजन कर देते हैं। ये कर्मचारी और लंबत संगठन की जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें रेखा अधिकारियों की सहायता के लिए स्टाफ बहाली की जाती है जो परामर्श देता है। दूसरा, परामर्श के लिए कर्मचारी विशेषज्ञ होते हैं जिसे इस सब परिस्थितियों में महारत हासिल होता है और वह अपना फोरकास्टिंग करके भविष्य में होने वाले परिवर्तनों के संबंध में उनको परामर्श देते हैं। परामर्श जो होता है वह तथ्यों पर आधारित होता है जो यथार्थता और व्यवहारिकता में उचित होता है। ये रेखा अधिकारी उनके परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन उनके बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और सही मालूम पड़ता है तो उसे अमल में भी लाते हैं। अधिकार एवं दायित्व का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है। यहाँ सूचना और परामर्श अलग अलग होते हैं। रेखा अधिकारी कि ये जो स्टाफ की बहाली की जाती है, यह रेखा अधिकारी के कार्यों को आसान करने के लिए या उनके ऐसे कहिए उनके कार्य के बोझ को कम करने के लिए किया जाता है, ताकि ये परामर्श देते रहें, किसी काम को बारीकी से देखते रहें, उसका अध्ययन करें और रेखा अधिकारी को इस सब संबंध में सूचना दें, जिससे इनके कार्यभार कम हो जाते हैं। इनके गुण हैं, इसे मेरिट कहते हैं। इसमें विशेषज्ञों की नियुक्ति का लाभ होता है, जो परामर्श देने के लिए जो हम नियुक्त करते हैं स्टाफ, यह कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं होता है, यह स्पेशलाइज्ड पर्सन होता है जो उस कार्य को भलीभांति देख चुका है, उसके पास विशाल अनुभव है। उस अनुभव के आधार पर वह अपना परामर्श देते हैं। ऐसा करने से संस्था में अनुसंधान को प्रोत्साहन मिलता है। अनुसंधान को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे नए नए टेक्नोलॉजी या नए आविष्कार, वस्तु के उत्पादन, उसके रंग रूप, डिजाइन, कलर इत्यादि में हम अनुसंधान के द्वारा नई चीज़ों मार्केट में प्रस्तुत करने में समर्थ होते हैं। यहाँ पर सोचने और करने में अंतर होता है। वो सोचता है, अब प्रारूप दिया, ये काम को कराते हैं, फिर दोनों में उचित तालमेल दोनों मिल करके बैठाते हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेहतर हो। कुशल कर्मचारियों के लिए ये सुअवसर है। जो कर्मचारी अच्छे हैं, जो कुशल हैं, स्किल हैं, वह इसका लाभ उठाते हैं और अपनी बाजार में ख्याति बढ़ाते हैं। जो उन्होंने अनुसंधान करके दिया, उस आधार पर नई चीज़ों का अभी प्रोडक्शन किए, बाजार पकड़ लिया वो वस्तु, और नाम तो उसी कर्मचारी का होता है जो उन्होंने प्रोडक्शन किया। उनकी स्किल बढ़ जाती है, मार्केट में उनकी ख्याति बढ़ जाती है। और ऐसा करने से मित व्यय भी होता है। कहा गया है इसमें ये सब काम करते हैं अनुसंधान कर्मचारी, तो कई स्टेप पर हमें इसका लाभ होता है।
खर्च कम पड़ता है, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरा कम होता है हर एक स्तर पर, और यहाँ हम एक ठोस निर्णय लेने में भी सफल होते हैं, क्योंकि हमारे जो विशेषज्ञ स्टाफ हैं वह हमें अनुभव के आधार पर जो परामर्श देता है वह परामर्श सटीक होने से हम अपना निर्णय भी सही लेने में सक्षम होते हैं, और कार्यभार में तो कमी होती ही है, क्योंकि प्रबंधक का बहुत सारा काम ये स्टाफ कर देते हैं। देखिए, ऊपर से तो अधिकार दिया जाता है, ऊपर से अधिकार दिया जाता है सभी कर्मचारियों को, काम तो होता है नीचे आपको लेबर लेवल में, तो हाँ, और दायित्व इसको ठहराया गया, और मैनेजमेंट तो ऊपर से ही होता है, आदेश ऊपर से ही आता है, और नीचे तक के कर्मचारियों को उस आदेश को मानना पड़ता है। वहीं से सारे प्रशासनिक क्रियाओं का फ्लो ऊपर से नीचे की ओर आता है, फिर नीचे से ये अपने उत्तरदायित्व का जो है इसलिए लंबत ये बन जाता है। हाँ, नीचे से भी जाता है, कोई आदेश ऊपर था या नीचे से गया, ये नीचे से फिर जाएगा, जो अगर प्रोडक्शन हुआ, कैसा हुआ, कितना हुआ, नीचे से ऊपर भी जाता है, इसलिए लंबत इसको कहा गया है। फिर भी इसके कुछ दोष भी दिए गए हैं। कहा गया है कि बहुत बड़े संगठन के लिए अनुपयुक्त है। यह भी जो संगठन है मेरा स्टाफ एंड लाइन ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़े संगठन के लिए उपयुक्त नहीं है। ये कहा जाए मिडिल या शॉर्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए उपयुक्त है। कुछ विद्वानों ने कहा कि जो ये खर्चीली पद्धति है। हम वहाँ मित्य व्यय की बात किए, लेकिन विद्वानों का तर्क नहीं, अनावश्यक रूप से हम एक स्टाफ विशेषज्ञ रख लिए, उसको सैलरी दे रहे हैं, उनके विभिन्न तरह के सुविधाओं पर जो खर्चा कर रहे हैं, इससे कर्मचारी भी मेरा परेशान हो रहा है और खर्च भी बढ़ रहा है, इसलिए अनावश्यक है, और ये खर्चा अनावश्यक है, इसलिए खर्चीली पद्धति है। तीसरा कहा गया है जो उत्तरदायित्व हमारा विशेषज्ञ नहीं होता है, उत्तरदायित्व तो मेरे कर्मचारी होते हैं, तो विशेषज्ञों का उत्तरदायित्व नहीं रहता, वो अपना तो परामर्श दे के साइड हो जाते हैं। उत्तरदायित्व तो कौन ठहराते हैं? जो हमारे पदाधिकारी और कर्मचारी हैं। ये भी सही नहीं है। हाँ, तीसरा कहा था संघर्ष होता है प्रबंधन और कर्मचारी के बीच में। अगर दोनों के पूर्व मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं होते हैं तो वर्ग संघर्ष होता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते हैं। तो कहा गया है ये अनावश्यक कर्मचारी को इससे परेशानी होती है। कहता है नहीं, ज़्यादा जोगी मठ उजार कहावत है। तो ऐसे विशेषज्ञ जो हमेशा कभी कभी उलूल जुलूल तर्क अगर देते हैं तो वह तर्क कर्मचारी और पदाधिकारी दोनों के लिए ये सरदर्द साबित होने लगता है। इसकी डिमेरिट में कहा गया है, इससे वर्ग संघर्ष होने लगता है हमारे प्रबंध और कर्मचारी के बीच में, और इससे कर्मचारियों में भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। वे भ्रमित हो जाते हैं, क्या करें क्या न करें। इसलिए कहा कि ये बोझ है डिमेरिट में। हाँ, केंद्रीयकरण के दोष। कहा कि ये सारा जो है निर्णय सेंट्रलाइज होता है, वहाँ से कर्मचारियों पर ये सारे अपने निर्णय थोपते रहते हैं। इसलिए यह जो केंद्रीयकरण का जो है, सेंट्रलाइजेशन का जो दोष है, ये सारे दोष इस पर आ जाते हैं। फिर रेखा तथा कर्मचारी संगठन में कुछ अंतर के पॉइंट है। आखिर हम इसको अंतर कैसे समझेंगे, वो भी कुछ समझा देते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइन एंड स्टाफ फंक्शन। रेखा एवं कर्मचारी एक दूसरे के सहायक एवं पूरक हैं। कहा गया है ये एक दूसरे के सहायक हैं, पूरक हैं, ये दूसरे के विपरीत नहीं है, दूसरे के विरोधी नहीं है। फिर भी दोनों में कुछ विद्वानों ने अंतर किया है। सामान्य रूप से ये दोनों पद्धति एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं है। फिर भी दोनों में कुछ विद्वानों ने अंतर किया है। अंतर के संबंध में दो विचारधाराएं हैं विद्वानों के बीच में। इसके अंतर के संबंध में दो विचारधाराएं हैं।
प्रथम विचारधारा में सर्वश्री, L.A. एलन, M.L. एप्ले तथा सिम्पसन आदि हैं। इन लोगों का मत है कि रेखा क्रियाएं उपक्रम के अंग हैं। जो हमारा इंटरप्राइजेज है उसका यह एक अभिन्न अंग है। रेखा क्रियाएं जो उपक्रम के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्रभावशाली ढंग से प्राप्त करने में उत्तरदायित्व का वहन करते हैं। हमारा संगठन में जो हमने जो प्लान किया और उसके अनुसार अपने ऑब्जेक्ट निर्धारित किए, उस ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए ये प्रभावशाली ढंग से तत्पर होते हैं और उसे हम प्राप्त करते हैं। कर्मचारी आवश्यक परामर्श देता है और ये जो कर्मचारी है उसमें आवश्यक परामर्श देता है और काम तो वो करते हैं, स्टाफ करते हैं, और ये केवल इसका काम परामर्शदाता की तरह है। दूसरे विचारधारा में आते हैं J.D. मूने तथा कुंटज ओडोनेल। उनके अनुसार संगठन में सत्ता का स्तरीकरण होता है। स्तर होता है हाई लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल। जो सत्ता का जो हम लेवल निर्धारित करते हैं, स्तरीकरण होता है। अब प्रत्येक वर्ग में नीचे से लेकर ऊपर तक सोपान श्रृंखला सिद्धांत है। सोपान श्रृंखला जिसमें एक कर्मचारी दूसरे को अपना कार्यभार देता है, काम करने के आदेश देते हैं, उसके अधिकार भी देते हैं और ये दायित्व का वहन करते हैं। इसी को सोपान श्रृंखला कहते हैं। मैनेजमेंट का ये सिद्धांत है। तो ये कर्मचारी एवं लंबत संगठन, ये दूसरा हुआ। तीसरा है क्रियात्मक अथवा कार्यात्मक संगठन। क्रियात्मक या कार्यात्मक संगठन जो हैं, ये जो वैज्ञानिक प्रबंध के साइंटिफिक मैनेजमेंट के जनक कहा जाए, F.W. टेलर, उनकी देन है। प्रबंध में वैज्ञानिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले F.W. टेलर ने किया। उन्होंने इसके सिद्धांत दिए और उन्होंने इसके अंतर्गत श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के द्वारा कर्मचारी को यथासंभव छोटी से छोटी प्रक्रियाओं में विभाजित करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कार्यरत कर्मचारी के संबंध में कई अध्ययन किए। वो एक इंजीनियर थे और उन्होंने जहां कर्मचारी कार्य करता था तो कर्मचारी के बहुत बारीकी से देखें, परखें, उसके कार्य की गतिविधियों का अध्ययन किए। तो उन्होंने मोशन स्टडी, कर्मचारी के जो कार्य करने की जो है, उन्होंने देखा जो कर्मचारी जितने उसको फिजिकली वो मूवमेंट करता है कार्यस्थल पर, उतना ही जल्दी उसमें थकान होता है। थकान अध्ययन कहते हैं, फैटी स्टडी इन्होंने किया। इसलिए कहा कि कर्मचारी को कार्यस्थल पर ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना पड़े। अगर ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेगा तो कर्मचारी ज़्यादा थकेगा नहीं, और जब कर्मचारी थकेगा नहीं तो काम अच्छा करेगा, ज़्यादा करेगा और अपना 100% योगदान देगा। दूसरा, कर्मचारी के वेजेस के संबंध में उन्होंने इंसेंटिव वेजेस सिस्टम की वकालत की। टाइम वेजेस और पीस वेजेस सिस्टम की उन्होंने कटु आलोचना की। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें कर्मचारियों को प्रेरणात्मक मजदूरी देनी चाहिए। जो कर्मचारी सक्षम है, स्किल है, उसको बढ़े हुए रेट से दें, और जो अनस्किल हैं उसको सामान्य रेट से दें। उन्होंने ये भी कहा, मिनिमम मजदूरी की भी उन्होंने बात की। जो मिनिमम मजदूरी जो है इतना होना चाहिए, लेकिन जो स्किल कर्मचारी है उसको बढ़ के मजदूरी मिलना चाहिए, उसके जिससे उसका मनोबल बना रहेगा। इस संबंध में उन्होंने
श्रम विभाजन पर जोर दिया, श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क, और कहा डिवीजन ऑफ वर्क से ही विशिष्टीकरण, स्पेशलाइजेशन हो जाता है। इसलिए कर्मचारी का संबंध केवल एक ही अधिकारी तक रहना चाहिए। कहा कि एक ही आदेश की जो एकता है की भी चर्चा की उन्होंने। कहा कि किसी कर्मचारी को एक ही वरीय अधिकारी जो है उसको ये आदेश दे और उसकी सूचनाएं भी भेजे। छोटे काम के लिए भी उन्होंने एक निरीक्षक नियुक्त करने की वकालत की। अगर छोटा भी काम है उसमें एक ऑब्जर्वर होनी चाहिए ताकि वो देखे वो सही ढंग से काम को कर रहा है कि नहीं, जिसे सारे अधिकार प्राप्त हों कर्मचारी को। जब तक अधिकार नहीं देंगे तो कर्मचारी अपने खुले मन से काम नहीं कर सकता है। जैसे माल की किस्म के लिए जांच के लिए अलग अधिकारी हो, माल की खरीद बिक्री के लिए अलग अलग कर्मचारी हो, कहाँ से माल खरीदना है, कितना खरीदना है, किस क्वालिटी का खरीदना है उसकी जांच करे। बिक्री प्रबंध के लिए जो है अलग हो, उसका विशिष्टीकरण हो के आधार पर किया जाए। और इसी विशिष्टीकरण के आधार पर उन्होंने 8 विशेषज्ञों की कल्पना की। संगठन में उन्होंने वकालत की जो 8 विशेषज्ञ होना चाहिए, जो 4 विशेषज्ञ कार्यालय के कार्य से संबंधित होगा और 4 जो विशेषज्ञ होगा वो उत्पादन यानी कारखाना के कार्य से संबंधित होगा। इसके लिए उन्होंने टोला नायक, गैंग बॉस, कर्मचारी का एक गैंग टुकड़ा बनाते हैं जिसको हम लोग फोरमैन भी कहते हैं। वह गैंग बॉस रहेगा जो सारे अपने टोली को नियंत्रित करेगा, उसको उचित दर्शन करेगा और उसको सही काम सही समय पर पूरा करने के लिए मोटिवेट भी करेगा, प्रेरित करेगा। निरीक्षण, वह निरीक्षक पदाधिकारी अलग हो जो हर एक काम के लिए अलग। पहला हुआ टोली नायक यानी टोली नायक, और दूसरा दिया गति नायक जिसको कहते हैं स्पीड बॉस। वो देखेगा कर्मचारी किस स्पीड से काम कर रहा है। स्पीड के संबंध में उन्होंने कहा कि एक स्पीड भी होनी चाहिए एकदम क्या कहते हैं जो ऑप्टिमम साइज में, अनुकूल गति से काम। ज़्यादा गति से करेगा कर्मचारी तो थकान ज़्यादा होगी, तो कर्मचारी थक करके बैठ जाएगा। और स्लो करेगा तो समय सीमा के अंतर्गत काम ही पूरा नहीं होगा। इसलिए एक ऐसा गति होना चाहिए ऑप्टिमम साइज में जो कर्मचारी में थकान भी नहीं हो और काम को समय से पूरा भी किया जा सके। फिर इस काम के लिए एक इंस्पेक्टर भी हो जो निरीक्षण करे। जहाँ जहाँ अलग अलग टोली में कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके काम को निरीक्षण करें और उसके काम के संबंध में वो अपना उचित कर्मचारी को गाइडलाइन दे। अगर वो ऑब्जेक्ट से कर्मचारी थोड़ा भी भटक जाता है तो उसी समय कर्मचारी को सतर्क कर दे और उसको फिर समझा दे जो काम ऐसे नहीं ऐसे करना है। फिर है रिपेयर बॉस, जीर्णोद्धार बॉस। कर्मचारी काम जब होता है फैक्ट्री में, ये फैक्ट्री से संबंधित है, तो कभी कभी अचानक प्रोडक्शन रुक जाता है। एक छोटी सी पार्ट्स अगर टूट गई तो मशीन बंद करना पड़ता है। तो ये छोटी सी गलती से बड़े लाखों करोड़ों की मशीन बर्बाद हो सकती है। तो रिपेयर बॉस जो है वो हमेशा निरीक्षण करता है। अगर छोटे से पार्ट में गड़बड़ी हुआ तो तुरंत चेंज कर दो। इसके लिए हम स्टोर मैनेजमेंट करते हैं। इसके लिए एक अलग दे दिया है इन्वेंट्री में जिसको कहते हैं एक्सपेंडेबल पार्ट्स। वो पार्ट्स हमेशा फैक्ट्री में रखा रहता है। अगर ज़रूरत हुआ अब जाओ दुकान से खरीद के लाओ, ये समस्या नहीं रहती है। ये जो है रिपेयर बॉस वो उचित जगह से वो सामान को उठाएंगे, मशीन में से उस पार्ट को बदल देंगे, फिर कंटिन्यूअसली प्रोडक्शन करते रहेगा। इसको कहते हैं जीर्णोद्धार नायक।
फिर है कार्यक्रम लिपिक, रूटीन क्लर्क। रूटीन क्लर्क जो होता है उसका भी काम वह देखता है कहाँ कौन काम हो रहा है, किस ढंग से हो रहा है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, काम का डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे रिकॉर्ड रखता है। तो रूटीन क्लर्क की उन्होंने वकालत की। फिर संकेत कार्ड लिपिक, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, वह इंस्ट्रक्शन देता है फैक्ट्री में। कहीं देखिएगा जो वो केवल इशारे से ही काम होता है या संकेत दिया रहता है। आप अंदर जाते हैं तो एरो दे दिया, वो संकेत है आपको दाएं जाना है कि बाएं जाना है। आपको क्या, आप कहीं कोई पार्ट खोजनी है तो पार्ट का एक बीन कार्ड लगा दिया जाता है। बीन कार्ड का नाम सुने हैं ना? एस्ट मैनेजमेंट का ये पार्ट है। छोटे छोटे सामानों को फैक्ट्री में बीन कार्ड के द्वारा जो इंडिकेट कर देता है देखने के लिए ये सामान यहाँ पर है। उसमें लिखा रहता है कौन सामान अभी स्टॉक में अवेलेबल है, कितनी क्वालिटी में है, किस क्वांटिटी का है। हाँ, उसको बीन कार्ड कहते हैं। तो ये सारा जो है ये संकेत कार्ड लिपिक के नाम से भी इसको कह सकते हैं। समय और परिव्यय लिपिक जो टाइम और कॉस्ट क्लर्क होते हैं जो इसका मैनेजमेंट करते हैं। फिर अनुशासन तो जरूरी ही है, फैक्ट्री में हो या कार्यालय में हो, कहीं भी हो, अनुशासन जरूरी है। एक अनुशासित संगठन जो है अपने लक्ष्य को समय सीमा के अंतर्गत या समय से पहले प्राप्त कर लेता है। बगैर डिसिप्लिन के यानी अनुशासन के हम एक भी कदम आगे नहीं बढ़ सकते। अनुशासन के अंतर्गत प्रत्येक कर्मचारी को एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे के साथ किस तरह से वार्तालाप करें, किस तरह बैठे उठे, कहाँ क्या काम करें, ये अनुशासित ढंग से करें। यह अनुशासन में बहुत सारी चीज़ है। अब है इसका ऑब्जेक्ट, यह विशिष्टीकरण के सिद्धांत का पालन करता है। FW टेलर का जो है ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ये स्पेशलाइजेशन पर के सिद्धांत पर आधारित है। जहाँ एक फैक्ट्री में, एक इंटरप्राइजेज में जो विभिन्न योग्यता के कर्मचारी होते हैं उसे अपनी योग्यता के अनुसार उसको कार्य सौंपा जाता है और संगठन में संतुलन बनाए रखने के लिए काम करना। संतुलन का मतलब होता है जो संगठन में के जो अलग अलग विभाग हैं, सभी विभाग में स्किल कर्मचारी हो, वे अनुशासित हो और वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति हमेशा सचेत रहे, सजग रहे। फिर संगठन के पर्याप्त संगठन जो है हमारा उसमें लोचता भी हो, आवश्यकता अनुसार हम अपने कार्यक्रम को भी बदल सके, आवश्यकता अनुसार हम कार्य विधियों को भी बदल सकें और आवश्यकता अनुसार अपने कार्य के समय टाइम टेबल को भी बदल सके। यानी जिस स्तर पर टेक्नोलॉजी की भी बदल सके, उसके रंग रूप डिजाइन को भी बदल सके। तो ये लोचता का मतलब होता है हर एक स्तर पर कहा गया है जैसी बहे बयार पीठ वैसी कीजिए। ये कहावत जो है हम वैसी उसमें चेंजिंग ला सकें। फिर इसके एडवांटेज है जो विशिष्टीकरण का जो लाभ होता है ऐसे संगठन में हमें आसानी से मिल जाता है। यहाँ भी अनुसंधान को प्रोत्साहन मिलता है। नित नए टेक्नोलॉजी के कारण हम अपने नए प्रोडक्शन बाजार में भेजने में सक्षम होते हैं और बड़ी मात्रा में उत्पादन करना भी संभव होता है। बड़े पैमाने पर यहाँ उत्पादन संभव होता है। ये बड़ी जो इंटरप्राइजेज है जिसका आकार बड़ा है, बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, वहाँ ये उपयुक्त हो सकता है। इसमें लचीलापन रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी, जिसका भी हम लाभ उठाते हैं। कर्मचारी आपस में सहयोग एवं मैत्रीपूर्ण काम करते हैं और सबसे मानसिक एवं शारीरिक कार्यों में भेद किया है उन्होंने। मानसिक कार्य जो है मेरा फिजिकल वर्क और मेंटल वर्क, उसमें उन्होंने FW टेलर ने भेद किया है यहाँ। और ये प्रेरणात्मक पद्धति है, केवल प्रेरणात्मक मजदूरी नहीं है, पद्धति इसको कहा जाए। अविभाजित दायित्व एवं नियंत्रण के सिद्धांत संभव होता है। जो दायित्व है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं कर्मचारियों के बीच। अब 10 आदमी मिलकर एक काम को कर रहा है, कौन कितना दायित्व
इसके लायबिलिटीज़ किसके ऊपर है, इसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो इसको भी ये अविभाजित दायित्व नियंत्रण के सिद्धांत को संभव करता है इससे सिद्धांत। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी दिए, कुछ विद्वानों ने गिनाया है, कहा है कि नहीं यह पद्धति भी उपयुक्त नहीं है, यहाँ उत्तरदायित्व का अभाव है। कहा कि एक ही कार्य पर कई अधिकारी होते हैं, एक ही कार्य के लिए कई अधिकारी होते हैं, तो किस अधिकारी को उत्तरदायित्व ठहराया जाए यह करना मुश्किल होता है। दूसरे कहा कि यहाँ अनुशासन का भी अभाव रहता है, कर्मचारी अनुशासित नहीं होते हैं। अब वो आलोचक है तो कुछ तो कहेंगे, छोटे उद्योगों के लिए वो अनुपयुक्त है, जहाँ बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है वहाँ तो सुटेबल है, लेकिन छोटे स्तर पर ये अनुपयुक्त साबित होते हैं। यहाँ कहा गया है कि विशेषज्ञों की अधिकता के कारण आपस में सब द्वंद्व करते रहते हैं। इतने विशेषज्ञ होते हैं जो आपस में वो अब खुद में कंपटीशन करते रहते हैं, जिससे हमारा संगठन का कार्य गड़बड़ा जाता है। हाँ, प्रतिद्वंदिता होती रहती है। यहाँ कहा कि इस संगठन में केवल कागजी कार्य होते हैं, ज़्यादा कागजी घोड़ा ज़्यादा दोहराते हैं और धरातल पर काम कम होता है। यहाँ समन्वय में भी कठिनाई होती है, आपस में कर्मचारियों के बीच जो तालमेल है वह कभी कभी गड़बड़ा जाता है। इस बात पर उन्होंने बल दिया है। कहा कि केंद्रीयकरण की पद्धति को प्रोत्साहन, इस पद्धति में केंद्रीयकरण सेंट्रलाइजेशन, पावर का सारा सेंट्रलाइजेशन हो जाता है और इसमें लोचता का भी अभाव है। यहाँ कहा गया, यहाँ तक कहा गया है ज़्यादा कर्मचारी, एक ही कर्मचारी को कई आदेश दे देते हैं, कई बड़े कर्मचारी जूनियर कर्मचारी को आदेश दे देते हैं, इसलिए आदेश की एकता का भी यहाँ उल्लंघन हो जाता है और जो हम काम किए हैं उसका मूल्यांकन करना भी कठिनाई होता है। ये इस पद्धति के अंतर्गत कहा गया है। ये 3 पद्धति बता दिए हम, अब इसमें 3 और है, अगले दिन इसको हम पूरा कर देंगे।